हेलो। देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स और उसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 3.6 के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। बाकी 3.6 एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कल वाली वीडियो में कर लेंगे और इतना आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.5 का जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, फोर्थ क्वेश्चन है बेसिकली जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो फोर्थ का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो देखिएगा सबसे पहले। हालांकि इसका सॉल्यूशन भी है, वो आपको वापस से नोट्स भेज दूंगा, तो देख लीजिएगा आप। या एक काम कर लीजिएगा कि वीडियो पॉज करके जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाला पार्ट देखिएगा। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। उन्होंने बोला कि एक हॉस्टल का जो चार्ज है उसका कुछ पार्ट तो फिक्स्ड है, उसके अलावा बाकी डिपेंड करता है कि जो पर्सन है, एक पर्टिकुलर पर्सन मेस में कितने दिन खाना खा रहा है, उसके हिसाब से पर डे का चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज। अगर कोई एक पर्सन है ए, वो 20 डेज़ मेस में खाना खाता है तो उसे ₹1000 पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर वो 26 डेज़ मेस में खाना खाता है तो उसे ₹1180 पे करने होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो ₹X है और जो मेस के अकॉर्डिंगली जो उसका चार्ज है, जो मेस में पर डे का जो चार्ज है वो हमने मान लिया ₹Y, ठीक है। जो फिक्स चार्ज है वो ₹X सपोज कर लिया और जो मेस वाला जो चार्ज है पर डे का वो हमने ₹Y सपोज कर लिया, ठीक है। तो पहले वाले केस में देखिए फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। पहले वाले केस में उन्होंने बोला है कि जो मेस में उस पर्सन ने जो खाना खाया है 20 डेज़ के लिए खाया है, तो पर डे का चार्ज हमने ₹Y मान लिया। तो 20 डेज़ का अगर हम लोग चार्ज लेकर चलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20Y, ठीक है। देखिए पर डे का आप ₹Y लेकर चल रहे हैं, जो आप 20 डेज़ का निकालेंगे तो 20 इंटू Y हो जाएगा। वन डे का आपको पता है, ज़्यादा का आपको निकालना है तो भी इसी बात है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जैसे मान लीजिए एक टॉफ़ी ₹5 की मिलती है, आपको ₹5 एक टॉफ़ी की कॉस्ट है। आप पता करना चाहते हैं दैट व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 टॉफ़ीज़, तो आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो करेंगे। तो बस वही काम आपको यहाँ पर कर लेना है। ₹X वॉज अ फिक्स चार्ज, एक दिन का जो चार्ज है वो ₹Y है, तो 20 डेज़ का हो गया 20Y, और ओवरऑल जो चार्ज है उसको देना है, वो देना है ₹1000। तो ये आपकी हो गई पहली वाली इक्वेशन, X + 20Y = 1000। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन में उन्होंने बोला है कि 26 डेज उसने मेस में खाना खाया है, तो ₹X तो देना ही देना है, दैट इज़ फिक्स्ड। उसके बाद 26Y = 1080। ये आपकी दो इक्वेशंस हो जाएंगे। बस आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में समझा दिया था। ये देखिएगा ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर बनाई हुई हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹X, पर डे चार्ज इन मेस इज इक्वल टू ₹Y। तो X + 20Y = 1000 एंड X + 26Y = 1180। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पर। देखिएगा ज़रा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। देखिए फ्रैक्शन की बात की जा रही है, तो फ्रैक्शन के केस में आप क्या मान लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी X/Y, ठीक है। हमने फ्रैक्शन को X/Y सपोज कर लिया। पहले वाले केस में उन्होंने बोला है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि x, इसमें से आपको 1 माइनस करना है, मतलब x - 1, नीचे वाला एज इट इज़ रखना है यानी कि y, देन इट बिकम्स इज इक्वल टू 1/3। ये यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी x और y में एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। चलिए सेकंड वाली बात करते हैं। उन्होंने बोला कि एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डेनोमिनेटर। देखिए इस बार उन्होंने x को फिक्स करने के लिए बोला और डेनोमिनेटर में उन्होंने 8 प्लस करने के लिए बोला, यानी कि y + 8। तो ये आपका हो जाता है 1/4 के इक्वल, ठीक है। ये तो बोल रहे हैं वो। तो वापस से यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे और आपको x और y में दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। आप दोनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिएगा लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू X/Y। फर्स्ट वाले केस में हमने क्या करना था कि न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना था, डेनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज़ रखना है, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 1/3। अब आप करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का इस साइड, y का इस साइड। तो जब आप 3 का इधर करेंगे तो 3x - 3, जब y का 1 से करेंगे तो y। देखिए अब y साइड लिख रहा है ज़रा, तो 3x - y - 3 = 0। आपकी पहली इक्वेशन होगी। अच्छा एक बात और, 3 हमने इस साइड क्यों रखा, क्योंकि आपको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी जो आपकी ऊपर जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना ये वाली, इसमें भी आपको 1000 और 1180 इस साइड ही लेकर आना है, क्योंकि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था
उसमें इस साइड 0 होना चाहिए, बाकी सारा पार्ट इस साइड होना चाहिए। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इसीलिए हम लोग जो 3 है वो हमने यहीं रखा है। सेकंड केस में उन्होंने बोला था कि जो डेनोमिनेटर है यानी कि y, उसमें आपको 8 प्लस कर लेना है यानी कि y + 8, x को आपको एज इट इज़ रखना है इज इक्वल टू 1/4। वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का इधर, y + 8 का 1 से, तो 4 का x से मल्टीप्लिकेशन 4x, y + 8 का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 8 ही आ जाएगा। अब y बी साइड लेकर आइए और 8 बी साइड लेकर आइए, तो y इस साइड आके माइनस, 8 इस साइड आके माइनस और इक्वल टू 0। तो आपकी फिर से एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड वाला पार्ट। ये देखिएगा, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर राइट आंसर के मार्क्स मिलते हैं, उसके अलावा जो रॉन्ग आंसर होता है उसके ना मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जो मार्क्स आ रहे होते हैं उसमें से मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब उसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, ऐसा आपको पता होगा वैसे। तो उन्होंने बोला कि यश कोई बंदा है, उसे 40 मार्क्स मिलते हैं एक टेस्ट में, और टेस्ट की जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि उसे राइट आंसर के तो 3 मार्क्स मिलते हैं और जो उसके मार्क्स आते हैं उसमें से रॉन्ग आंसर का 1 मार्क कट जाता है, पर रॉन्ग आंसर उसका 1 मार्क कट जाता है, 1 मार्क कट जाता है। अब क्या होता है ये कंडीशन है, तो अगर 3 मार्क्स राइट आंसर के मिल रहे हैं, 1 मार्क कट रहा है रॉन्ग आंसर का, तो उसके 40 मार्क्स आ रहे हैं। और अगर हैड 4 मार्क्स हैज़ अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट आंसर, और अगर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स दिए जाएँ और इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स काट लिए जाएँ, डिडक्ट कर लिए जाएँ, तो उस केस में उसके 50 मार्क्स आते हैं। तो आपको उन्होंने पूछा हुआ है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, तो आपको पता करना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि उसको जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं या करेक्ट आंसर्स हैं वो x हैं और जो इनकरेक्ट हैं वो y हैं। पहले वाले केस में पर करेक्ट आंसर उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो x करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स हो जाएंगे 3x, और पर इनकरेक्ट आंसर का 1 मार्क कट जाता है, तो y इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स कट जाएंगे 1y, मतलब 1 × y। एग्री करते हैं ना, एक आंसर का 1 मार्क कट रहा है तो y आंसर के हो गए 1 × y। उस केस में उसके आते हैं 40 मार्क्स, तो देखिए 1 × y तो y ही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3x - y = 40। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में कंडीशन ये है कि उसको 4 मार्क्स मिलते हैं फॉर द करेक्ट आंसर तो देखिए x करेक्ट आंसर के 4x मार्क्स हो गए, और पर इनकरेक्ट आंसर उसके 2 मार्क्स कम होते हैं, तो y इनकरेक्ट आंसर्स माने थे हमने, तो उसके हो जाएंगे 2y मार्क्स कम, तो 4x - 2y, और इस केस में उसको मिलेंगे 50 मार्क्स। देखिए आप यहाँ पर हर एक टर्म में 2 का डिवीजन कर लीजिए, थोड़ी सी इक्वेशन ईजी हो जाएगी। तो 2x - y = 25, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके आप आसानी से x और y दोनों की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये देखिएगा, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हमने x मान लिए, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हमने y मान लिए। तो पहली इक्वेशन हो गई आपकी 3x - y = 40, और दूसरी देखिए हमने बना के भी दिखा दी थी, ठीक है ना, 2x - y = 25। देखिए यहाँ पर आप x और y दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। अच्छा एक बात और वापस से रिकॉल कर दूँ, अगर उन्होंने हमको बोल दिया है कि डू बाय दिस मेथड, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको उस मेथड से ही करना है, वरना आपको जो पसंद हो आप उस मेथड से करिएगा। वैसे एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा होता है, ठीक है। हाँ तो देखिए x और y दोनों आ जाएंगे आपके, बट उन्होंने हमको ये नहीं बोला था कि फाइंड द करेक्ट आंसर्स एंड इनकरेक्ट आंसर्स, उन्होंने बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप x और y दोनों को प्लस जरूर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए x हमने करेक्ट माने, y इनकरेक्ट माने, तो कुल मिलाकर टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस कितने हो गए, तो आपको x और y को प्लस करके तो आंसर देना होगा। तो आप ये जरूर प्लस करने का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड में x आ गया, y आ गया, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस = x + y, यानी कि आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है 4th वाला। देखिए समझिएगा, बाकी आपको सॉल्यूशन में जाके दिखाऊंगा मैं। प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, राइट। A और B दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे हैं, हाईवे पर उनके बीच के डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B। देखिए मान लीजिए A यहाँ है, B यहाँ है, A एंड B, इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। अब उन्होंने बोला कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। इफ़ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। देखिए मान लिया हमने एक ही स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है B से,
दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। जैसे बी वाली जो कार है वो भी इधर ही जा रही है और ए वाली जो कार है वो भी इधर ही जा रही है, तो 5 आवर्स में जो ए वाली कार है वो बी को पकड़ लेती है, मतलब उसके बराबर पहुंच जाती है 5 आवर्स में। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, और अगर वो टूवर्ड्स ईच अदर आ रही है, टूवर्ड्स ईच अदर मतलब ए वाली इधर आ रही है, बी वाली इधर आ रही है इस डायरेक्शन में, तो आपस में वो 1 घंटा में मिल जाती हैं, दे मीट इन 1 आवर। तो उन्होंने बोला दैट फाइंड द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, तो आपको दोनों मतलब व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, आपको दोनों की स्पीड्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिएगा इसका थोड़ा याद रखिएगा डेटा, ये रहा समझिएगा ज़रा, बनाया हुआ है मैंने, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले केस में क्या था कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। मान लिया जो बी वाली कार है वो इधर जा रही है और ए वाली भी इधर ही जा रही है और ए 5 आवर्स में इसको पकड़ लेती है। ठीक है, देखिए जो ए की 5 आवर्स की जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एग्री करते हैं, और बी की जो 5 आवर्स की डिस्टेंस है वो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बी की 5 आवर्स की डिस्टेंस है। अच्छा, अब देखिएगा मैंने ए वाली स्पीड को, मतलब जो ए पर जो कार है उसकी स्पीड को मैंने x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया, और बी वाली जो कार है उसकी स्पीड को मैंने y किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया। ठीक है, अच्छा देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये आपको बहुत काम आने वाला है इस वाले क्वेश्चन में, अच्छे समझ लीजिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा जो ए वाली है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जो बी वाली कार है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, जो ए वाली कार है वो 5 आवर्स में पहुंच गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम पता करना चाहते हैं कि ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिएगा ए की स्पीड हमने कितनी मानी है x, टाइम कितना है 5 आवर्स, तो अगर हम ए की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके चलें तो स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है ना, स्पीड कितनी मानी हमने x, टाइम हमारे पास हो गया 5, तो मतलब 5 इंटू एक्स, ये हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, एग्री करते हैं। चलिए अब ज़रा आप बी की डिस्टेंस निकाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, टाइम 5 ही है, हमने बी की स्पीड को y माना है, तो बी की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी, अभी हमने बात की थी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम है 5 आवर्स और स्पीड है y, यानी कि 5 इंटू वाई। अच्छा अब देखिएगा ए की डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी, बी की डिस्टेंस है इतनी, तो जब आप ए वाली पूरी डिस्टेंस में से बी वाली डिस्टेंस माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो 100 के बराबर आ जाएगा। देखिए फिर से समझाता हूँ मैं, ए की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, और बी की डिस्टेंस है ये, तो अगर आप ए की पूरी डिस्टेंस में से आप बी वाली डिस्टेंस हटा दीजिए तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो बच रही है, यानी कि 100 किलोमीटर्स। तो यही यहाँ पर ये कंडीशन बनाई है हमने, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। आप चाहे तो इस इक्वेशन में हर एक टर्म में 5 का डिवीजन कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब देखिएगा, अब ना बोला कि अगर वो टूवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रही हैं एक दूसरे की तरफ तो 1 आवर में मीट कर जाती है। तो मतलब ये कहने का कि ए ने जितनी डिस्टेंस कवर की 1 आवर में और बी ने जितनी डिस्टेंस कवर की 1 आवर में, दोनों का डिस्टेंस इज इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली है। तो आप ए का 1 आवर का डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। तो ए वाली कार का 1 आवर का डिस्टेंस 1 इंटू एक्स स्पीड इंटू टाइम, बी वाली कार का 1 आवर का डिस्टेंस 1 इंटू वाई, और कुल मिलाकर देखिए ए इधर आ रही थी, टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे थे ना, वो बी इधर आ रही थी, तो ओवरऑल उन दोनों ने जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर कवर कर ली है, तो दोनों का सम इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। और आप इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y की वैल्यू पता चल जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिएगा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका 5th वाला पार्ट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है, मतलब जितना एरिया था उससे 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो देखिएगा कब हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स कम, जब द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। जब लेंथ उसकी
5 यूनिट्स कम हो जाती है और उसकी जो ब्रेथ है वो 3 यूनिट्स बढ़ जाती है, उस केस में उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। कब? जब लेंथ उसकी रिड्यूस हो जाती है 5 यूनिट्स। देखिए यूनिट का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लाइक सेंटीमीटर, मीटर, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, उन्होंने सिर्फ यूनिट्स बोला हुआ है, तो हमें भी यूनिट्स ही लेकर चलना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर उसकी लेंथ 5 यूनिट्स कम हो जाती है, ब्रेथ उसकी 5 यूनिट्स इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, अब सेकंड वाले केस में उन्होंने बोला लेंथ 3 यूनिट्स बढ़ जाती है, ब्रेथ 2 यूनिट्स, मतलब दोनों बढ़ा दिए उन्होंने, देन एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपको रेक्टेंगल की डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। हाँ जी, देखिएगा हमने मान लिया लेट द लेंथ बी इज इक्वल, लेंथ बी x यूनिट्स एंड ब्रेथ बी y यूनिट्स। अच्छा देखिए कि आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई, दिस बिल इतने स्क्वायर यूनिट्स। देखिए एरिया में स्क्वायर लिखा जाता था, मैं आपको याद दिलाऊं, आपने 9th में पढ़ा था सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो एरिया में हमेशा स्क्वायर यूनिट्स ही लिखा जाता है। तो इसका एरिया हो गया एक्स वाई, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए पहला केस उन्होंने बोला कि लेंथ कम हो जाती है 9 यूनिट्स, तो लेंथ हो जाएगी x माइनस 9, एग्री करते हैं। ब्रेथ बढ़ जाती है 3 यूनिट्स, तो ब्रेथ हो जाएगी y प्लस 3। लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ब्रेथ इंक्रीज हो जाती है, तो उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। देखिए पहले एरिया कितना था एक्स वाई, उसमें से 9 कम हो जाता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। एग्री करते हैं इस बात से। अब आप इसे सॉल्व करिए, मल्टीप्लीकेशन करिए ज़रा इन दोनों का। जब हमने x का y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, जब x का 3 से किया तो 3x, जब हमने 9 का y से मल्टीप्लाई किया तो 9y, उसके बाद हमने 9 का 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 27, और एक्स वाई माइनस 9 अपना एज इट इज़ है। देखिए अब ज़रा आप ये सारे टर्म से इधर लेकर आइए, क्योंकि इस साइड 0 होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। तो जब आप एक्स वाई इधर लेकर आएंगे तो देखिए आगे इधर की माइनस हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई और एक्स वाई दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको 3x माइनस 9y। अच्छा ये देखिएगा ये वाला 9 भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -27 प्लस 9 तो -18 हो जाएगा। इस इक्वेशन में आप हर एक टर्म में 3 का डिवीजन कर सकते हैं फॉर मेकिंग द इक्वेशन ईजियर। तो आपको मिल जाएगा ये x, ये 3y और ये 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में उन्होंने बोला कि लेंथ 3 यूनिट्स बढ़ जाती है, ब्रेथ भी 3 यूनिट्स थी क्या? लेंथ और ब्रेथ दोनों 3 यूनिट्स बढ़ी हैं। लेट मी सी, ब्रेथ 2 यूनिट्स है भैया, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। थोड़ा सा वो हो गया है कैलकुलेशन गड़बड़, यहाँ आपको 2 लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि ब्रेथ उन्होंने बोला है 2 यूनिट्स बढ़ती है। अब आप करिए जरा मल्टीप्लिकेशन, देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज आएगा। x का y से किया एक्स वाई, x का 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x, ठीक है। इसके बाद 3 का y से किया तो 3y, उसके बाद 3 का 2 से करेंगे, यहाँ 2 है ना एक्चुअली, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 2 6। इधर एक्स वाई प्लस 67 साइड हम से इधर लेकर आइए। देखिए वापस से एक्स वाई कट जाएंगे, माइनस हो जाएगा एक्स वाई इधर आकर, इसीलिए। और यहाँ पर अपने पास 2x है, 2x था ना ये और 3y अपना एज इट इज़ है। यहाँ पर था आपका 6, 67 इधर जाके माइनस होगा तो 6 माइनस 67, तो यहाँ पर 61 निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। आसानी से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, x और y दोनों निकल कर आ जाएंगे। वही उसकी डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.6 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसके। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.6 में कोई वर्ड प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, बस इक्वेशंस को सॉल्व करना था। तो मैंने उसकी इमेज यहाँ पर नहीं ली हुई है, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसा खास नहीं, बस उन्होंने क्या किया हुआ इस एक्सरसाइज में कि यहाँ पर उन्होंने इक्वेशंस को थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की है, फ्रैक्शंस में यूज़ कर लिया टर्म्स को, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देने की कोशिश की है। तो बस यही है इस एक्सरसाइज में, और ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पर जो 2 इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट है ये 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये आपकी 2 इक्वेशन है। देखिए हम कोई नया मेथड नहीं लगाने वाले, हम वही पुराने ट्रिक से करेंगे। क्या करना होता है, इस वाले नंबर का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए एलिमिनेशन मेथड हम जनरली यूज़ करेंगे, ठीक है। इस वाले नंबर का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए फर्स्ट वाले में, और 1/3 का आप सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लिए। ऐसे तो करते हैं, इनके जो टर्म्स होते हैं, अगर y को कैंसिल करना चाहते हैं तो ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो वही देखिए हमने किया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2,
इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है। ऐसी तो होता है, इस नंबर का इधर और इस वाले नंबर का इधर। अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ पर दोनों के साइन सेम है और आपको बहुत अच्छे से पता है पुरानी वीडियो से, एलिमिनेशन मेथड में साइन सेम होने पर हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे हम, ठीक है। पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें 1/2 का, जब आप यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4x, यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6y, और देखिए 2 में जब आप 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको सिर्फ मिलेगा 1। यहाँ कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन 1/3 का, 1/3 का 1/3x से 1/9, भाई ये है देखिए 1/3x है, इसमें आपने 1/3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9x ही तो हो जाएगा, तो 9x। उसके बाद यहाँ पर 1/3 का तो 1/6y, यहाँ पर 1/3 का देखिए 13/6 था, आपने इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा 13/3 6 18, ये आ गया। माइनस करने वाले हैं हम लोग, तो माइनस करने पे साइन चेंज, देखिए ये प्लस था ओरिजिनली, अब ये कैसा हो गया देखिए माइनस का, ये भी प्लस था ये भी माइनस, और ये भी प्लस था, कोई साइन नहीं का मतलब प्लस, तो ये भी माइनस। अब इसे हम करते हैं सॉल्व। देखिए 1/6y तो हो गया कैंसिल, 1/4x माइनस 1/9x, ये आ गया इधर 1 माइनस 13/18, अरे यार 13/18 नॉट 8, पता नहीं कहाँ दिमाग था। चलिए कोई नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, मैं 8 लेके समझा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन है दैट्स इट, ओके। थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ पर 18 आ जाएगा, 18 माइनस 13, यहाँ +5 आएगा, -5 नहीं आएगा, बस ये कुछ चेंजेस आए हैं, पर कोई नहीं, चलिए आप बड़े बच्चे हो गए, कर लीजिएगा। देखिए 4x और 9x का एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, तो देखिए x तो दोनों में सेम चीज़ है, जो चीज़ दोनों में सेम होती है वो सिर्फ एक बार लिखी जाती है एलसीएम में, बात ध्यान रखिएगा, और बाकी जो 4 और 9 है उनका एलसीएम हो जाता है 36। अब क्या करते हैं, इस टर्म का यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 36x/4x, एलसीएम लेने की बात याद दिला रहा हूँ, x कैंसिल, 4 से आपका 9 टाइम्स कैंसिल, 9 का मल्टीप्लाई होगा 9 आ गया। मतलब क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद डेनोमिनेटर का यहाँ पर डिवाइड करते हैं, जो टर्म आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x का 36x में डिवाइड करिए, 4 आएगा और 4 1 ज़ा 4, यहाँ तो खैर एलसीएम ले ही लिया है, 8 1 ज़ा 8 माइनस 13/8, ठीक है। 8 माइनस 13 करेंगे तो देखिए -5, एक्चुअली इट वॉज 18, पर कोई नहीं, देख लीजिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा /8, ओके। चलिए तो अब देखिएगा 5/36x इज इक्वल टू, मतलब 9 - 4 करके 5 आ गया, 36x एज इट इज़, और ये टर्म एज इट इज़ लिखा हुआ है। देखिएगा ज़रा, देखिए हम x वैल्यू पता करना चाहते हैं, आप करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 36x इधर और 8 इधर, तो 36x इंटू -5, 8 इंटू 5, ठीक है। देखिए आप x पता करना चाहते हैं ना, तो 36 और -5 दोनों का इस साइड हो जाएगा डिवीजन, तो 8 इंटू 5 तो एज इट इज़ लिखा ही था, 36 इसके नीचे आ गया, -5, एक्चुअली ये +5 था, बट कोई नहीं, -5 लेके चल ले रहे हैं हम लोग, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 से आपका 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर -2/9 निकल कर आ गया। अब एज़ यूजुअल क्या करना है कि x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है, हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, लिख दीजिएगा अच्छे से, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए पहले हम इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं अपनी, उसके बाद हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। हाँ जी, ये देखिए आपकी इक्वेशन थी, यहाँ पर आप x के प्लेस पर पुट करने वाले हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 1/2x का ध्यान रखिएगा, हाँ जी, ये देखिएगा ज़रा, x के प्लेस पर हमने डाला अपना -2/9, बट रियली इट इज़ 2/9, ओके, -2/9, 1/3y एज इट इज़, 2 एज इट इज़। अच्छा ये देखिएगा, 2 2 ज़ा तो हो गया 4, ये 9 चला जाएगा ऊपर। मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर जैसे मान लीजिए 4 टर्म कहीं हैं, a/b/c/d, तो d का a से मल्टीप्लाई होता है और b का c से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही होता है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/-4/9। देखिए -4/9 में तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों हैं, इस वाले 1 के नीचे डेनोमिनेटर नहीं है, तो आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो 9 का तो मल्टीप्लाई होगा 1 से, और इस 1 का इस 4 से, तो 9 का 1 से करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, इस 1 का इस 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, इस तरीके से 9/4 हो गया। 1/3y आपका एज इट इज़ है, 2 आपका एज इट इज़ है। ये जो 9/4 इस साइड लेकर आते हैं तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 1/3y इज इक्वल टू 2 + 9/4,
1/3y एज इट इज़ है, 4 2 ज़ार 8, 8 + 9 यानी कि एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 4 2 ज़ार 8, 8 + 9 यानी कि 17/4। अच्छा अब देखिए, आप y पता करना चाहते हैं ना, तो आप करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर इसका इधर, तो 3y × 17 51y, और 4 का हमने 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 1 ज़ा 4। हम y पता करना चाहते हैं ना, तो 51 का इधर डिवीजन हो जाएगा, 4/51 ये आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आपका प्लस में आएगा और फिर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 4 2 ज़ार 8 - 9 मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसीलिए मैं इसके नोट्स वोट्स नहीं भेजने वाला, आप इसको वीडियो को ही अच्छे से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है ये रहा, ठीक है। समझिएगा ज़रा अच्छे से इसको भी। देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन, उन्होंने बस कॉम्प्लिकेशंस बनाने की कोशिश की है और इससे ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है। 2/√x + 3/√y = 2, ये पहली इक्वेशन। 4/√x - 9/√y = -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए थोड़ा सा इजी है देखा जाए तो, अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 9/√y, राइट, और यहाँ पर भी 9/√y है। फिर आप दोनों को कर दीजिए ऐड, तो देखिए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐड का क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी साइन ऑलरेडी ही ऑपोजिट हैं। तो इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो और इक्वेशन नंबर 2 को इसमें ऐड करेंगे। देखिए लिखा है मैंने, इक्वेशन नंबर 1 × 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो 3 2 ज़ार 6/√x, 3 3 ज़ार 9/√y एंड 3 2 ज़ार 6। इसके बाद ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ 4/√x - 9/√y = -1। अब हम लोग क्या करें, ऐड दोनों को, 9/√y कैंसिल, 6/√x + 4/√x, ओके। और इस साइड देखा जाए तो 6 - 1 यानी कि 5। अब देखिए हम इस साइड दोनों का एलसीएम लेंगे तो √x नीचे आ जाएगा, 6 + 4, ओके, और 6 - 1 मतलब 5। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, 6 + 4 मतलब कि 10, इस √x का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√x। हम x पता करना चाहते हैं ना, तो 5 का ऐसा डिवीजन करेंगे, तो देखिए आपको मिलेगा √x = 10/5, 10/5 मतलब कि 2। तो √x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल कर आ गई, राइट। देखिए हमें √x नहीं निकालना, हमें निकालना है x। तो आप एक काम करिए, इस साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, मतलब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए इस इक्वेशन में। जब आप √x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, और जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। एग्री करते हैं? ये देखिएगा x वैल्यू 4 निकल कर आ गई, ठीक है। अच्छा आप x की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर √x था और √x की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं आपकी 2, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2, तो आपको मिलेगा 2/2 + 3/√y = 2। तो ये रहा आपका 2/2 + 3/√y = 2। देखिए 2/2 का मतलब हो गया 1, ये जो 1 है इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 मतलब 1 आ जाएगा। 3/√y एज इट इज़। अच्छा अब देखिएगा √y का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो √y = 3। स्क्वायरिंग वापस से कर दीजिए आप बोथ द साइड्स, तो √y का स्क्वायर हो गया y और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो y की वैल्यू 9 निकल कर आ गई। नीचे एक साथ लिख जरूर दिया करिए, x = जो भी आया है लाइक 4 एंड y = जो भी आया है लाइक 9, तो थोड़ा सा ना हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से अब आप देखिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। बाकी जो इस एक्सरसाइज नंबर 3.6 का पोर्शन है कल वाले वीडियो में करेंगे, और इसके बाद हम लोग कुछ और स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय।